हेलो दोस्तों, आरो यारो 2023 के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और तीसरे सप्ताह की आंसर राइटिंग में जो निबंध का टॉपिक था आप लोगों का, वो था द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी। तो आज हम लोग इसी निबंध के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कि कैसे इसकी एक रूपरेखा बनाई जा सकती है और फिर हम लोग इसके ऊपर मॉडल निबंध को भी देखेंगे। बाद बाकी जो आप लोगों को निबंध लेखन हेतु सहायक सामग्री दी जाती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे आप लोगों को उसका प्रयोग अपने निबंध में करना है। ठीक है, बाद बाकी जो भी लोग आरो यारो की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे उत्तर लेखन प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग ये जो नंबर दिया गया है 9368403908 पर कॉल या व्हाट्सएप करें और इस प्रोग्राम की पूरी जानकारी लें। बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और आप लोग अगर इससे जुड़ते हैं तो 90 दिन में आप आरो यारो मेंस के प्रबल दावेदार बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कैसे आखिर इस टॉपिक पर हम लोग रूपरेखा को बनाएं। ठीक है, अब रूपरेखा तो तभी बनाई जा सकती है जब हम लोग समझ पाएं कि आखिर टॉपिक की मांग क्या है। ठीक है, तो टॉपिक की मांग को समझने से पहले जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर टॉपिक में जो शब्द दिए गए हैं उनका पोस्टमार्टम करें, एक एक करके चीजों को देखें कि किसका अर्थ क्या निकल कर आता है और फिर समग्र रूप में देखेंगे कि टॉपिक की मांग क्या है। तो यहां पर देखो, पहला शब्द है दुखंडी। दुखंडी का मतलब होता है दो खंड। ठीक है, और उसके बाद व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व का मतलब सभी को पता होगा। ठीक है, उसके बाद बटी, बटी मतलब बांटना, और नारी मतलब महिला। तो एक शब्द है दुखंडी, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है बटी और चौथा नारी। तो दुखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी, यानी कि यहां पर टॉपिक में कहा गया है कि जो नारी है, जो महिला है, उसका व्यक्तित्व दो खंडों में बटा होता है और हमें इसी मुद्दे पर चर्चा करना है। अब यहां पर यह बात समझने वाली है कि यह दुखंडी व्यक्तित्व का मतलब क्या हुआ, कैसे महिला का व्यक्तित्व दो खंडों में बटा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक को समझने के लिए जो आपको सहायक निबंध लेखन जो निबंध लेखन हेतु सहायक सामग्री मिलती है उस पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ताकि आप टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझ पाए। आई होप आपको ठीक से दिख रहा होगा। मैं इधर कर देता हूं इसको। देखो, यहां पर दुखंडी व्यक्तित्व का मतलब है कि आजकल जो नारी है वो समाज में दो तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। मान के चलिए कोई कामकाजी महिला है, यानी कि बाहर कहीं नौकरी पेशा अपना कर रही है, तो एक तो उसे घर की जिम्मेदारियों को भी संभालना है, अपने बाल बच्चों को भी संभालना है, और दूसरा अपना जॉब भी करनी है उसे। ठीक है, जॉब करनी है, रात बिरात होती है तो उसे अपनी सुरक्षा की भी चिंता है। दूसरी तरफ उसे अपने आर्थिक जो मतलब आर्थिक जो होता है कि कैसे पैसे वैसे कमाने हैं, इसको लेकर भी है। तो यानी कि हर चीज में उनको दोहरी तरीके की व्यक्तित्व रखना पड़ता है और वहां पर उसे दोहरे तरीके के चैलेंजेस मिलते हैं। ठीक है, ये समस्याएं पुरुषों के साथ नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कोई एक महिला है तो क्या होता है कि उसका शादी के पहले का जो जीवन होता है वो अलग होता है, शादी के बाद का जीवन अलग होता है। यहाँ भी दो खंड में उसका व्यक्तित्व बट गया। ठीक है, बाद बाकी पुरुषों में उतने सामाजिक बंधन और मान मर्यादाएं समाज को लेके नहीं होती है जितनी महिलाओं में होती है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो कि अगर वो कोई काम कर रही है तो उसे अपने पैसे को लेकर भी देखना है सारी चीजें, बाद बाकी उसके ऊपर तमाम तरीके के सामाजिक बंधन है, यहाँ पर भी उसकी
जो दोहरी समस्याएं हैं वो सामने आती हैं। ठीक है, और ये तो मैंने बता दिया कि कैसे अगर कोई महिला कामकाजी है, कोई जॉब करती है, तो उसे कैसे अपने जॉब के साथ साथ घर परिवार की भी देखभाल करनी होती है। जबकि अगर पुरुषों की बात करें तो वो इस संदर्भ में काफ़ी मुक्त होते हैं। जैसे कोई पुरुष कहीं पर जॉब कर रहा है तो उसका काम वही है कि जॉब कर ले और जो बाहरी कामकाज है वो देख ले। ना तो उसे कोई ऐसा है कि रात हो गई तो उसे अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता है, या फिर देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा मान मर्यादाएं या फिर सामाजिक बंधन है उसके पास। तो ये सारी समस्याएं सिर्फ हैं महिलाओं के साथ में। और यही टॉपिक है कि कैसे जो नारी का व्यक्तित्व है, जो महिला का व्यक्तित्व है, वो दो खंडों में बटा हुआ है। ठीक है, तो इसी पर चर्चा करना है। अब देखो, जो ऐसे टॉपिक होते हैं उनमें कोई एक सटीक रूपरेखा नहीं होती है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले टॉपिक का परिचय दे देंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर हम लोग क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे। और विस्तार में हम लोग किन चीज़ों को बताएंगे, जो यही विभिन्न आयाम है कि दोहरे व्यक्तित्व को लेकर जो ये दोहरे चैलेंजेज नारी के जीवन में हैं वो किन किन आयामों पर हैं, तो उन पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे सभी पर। और धीरे धीरे टॉपिक का विस्तार करते चले जाएंगे। फिर हमें हमेशा, जैसा कि मैंने बताया था कि सकारात्मक पक्ष रखना है, तो हम ये भी विस्तार के बाद बताएंगे कि इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि समाज में महिलाओं ने कुछ कर नहीं पाया है। तो हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिखाएंगे कि चाहे नारी के ऊपर कितने भी सामाजिक बंधन हो, मान मर्यादाओं का बंधन हो, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा की चिंता हो, उसे कुछ भी हो, घर बार संभालना हो, लेकिन फिर भी आज के दौर में और प्राचीन काल से ही कुछ महिलाओं ने, सभी तो नहीं, कुछ महिलाओं ने समाज में बहुत तरक्की की है, अपने आप को बहुत सशक्त बनाया है। और उसके बाद हम लोग ये भी बताएंगे थोड़ा सा कि बहुत से ऐसे चैलेंजेज हैं जिन्हें समाज के द्वारा कम किया जा सकता है, जिससे महिलाएं समाज में और ज़्यादा आगे बढ़ सकती हैं। और जो उनके व्यक्तित्व में ये दुखंडी वाला जो चैलेंज है कि हर मामले में उसे दो क्षेत्रों में लड़ना पड़ता है, तो ये कम हो सकता है अगर समाज महिलाओं को सशक्त बनाने की ओर कदम उठाए। और जो सामाजिक मान मर्यादा होती है और जो फालतू के आडंबर होते हैं महिलाओं को लेकर, उनको कम करे, तो निश्चित ही महिलाएं इस समाज में अपना परचम लहरा सकती हैं। तो इस तरीके की इसकी कुछ रूपरेखा बनेगी। टॉपिक का परिचय दे दो। विस्तार में मैंने बता दिया कि किन आयामों पर उसे दुखंडी व्यक्तित्व का सामना करना पड़ता है। और फिर जो सकारात्मक पक्ष है कि इन सब के बावजूद महिलाओं ने खूब तरक्की की है, तो उनको उदाहरण सहित, ठीक है, अभी जब मॉडल 11 देखेंगे तब आपको उदाहरण बताएंगे। और बाद में थोड़ा सा हम लोग समाधान भी बता देंगे और उसके बाद निष्कर्ष दे देंगे कि उपयुक्त समाधानों को अगर लागू किया जाए तो महिलाएं समाज में उच्च स्तर पर पहुंच सकती हैं। तो परिचय, विस्तार, उदाहरण, समाधान और निष्कर्ष में क्या क्या लिखना है, ये सामग्री मैंने आपको बता दी। ठीक है, बाद बाकी एक बार ये भी देख लो, जो निबंध लेखन हेतु सहायक सामग्री कोर्स में आपको मिलती है उसका भी प्रयोग देख लो। पहली बात तो यहाँ पर टॉपिक को समझाया गया है कि आजकल बहुत सारी महिलाएं घर के काम के साथ साथ बाहर भी काम करती हैं। वे न केवल अपने परिवार और घर की देखभाल करती हैं, बल्कि विभिन्न पेशों में भी अपना योगदान देती हैं। इसका मतलब यह है कि दोहरी जिम्मेदारियां, ठीक है, को निभाना होता है। यही है दुखंडी व्यक्तित्व, जो कभी कभी बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में उन्हें परिवार और समाज से समर्थन मिलना बहुत जरूरी है, ताकि वे अपनी दोनों भूमिकाओं को सफलतापूर्वक निभा सकें। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी देखो दोहरी भूमिका होती हैं, जो कि मैंने बताया था कि विस्तार में इन चीज़ों को ले जाना है। जब आप निबंध की मेन बॉडी लिखेंगे तो शादी से पहले और शादी के बाद का जीवन, सामाजिक बंधन और मर्यादाओं के साथ साथ अपना
पेशेवर काम करना या फिर जॉब करना, घर परिवार की देखरेख के साथ अपनी नौकरी पेशा करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम विस्तार में डालेंगे और उसके बाद अगर हमें कुछ दुखंडी व्यक्तित्व के संदर्भ में कुछ कथन चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे। देखो हिलेरी क्लिंटन का ये पहला कथन है और कथन क्या है कि महिलाओं को उनके परिवार और कैरियर के बीच संतुलन बनाने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यही उनकी ताकत भी है। मिशेल ओबामा का कथन देखिए, महिलाएं काम करती हैं, परिवार की देखभाल करती हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाती हैं, उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। इस तरीके के कथन आप प्रयोग कर सकते हैं। महात्मा गांधी का देख लीजिए, महिलाओं को समाज के हर पहलू में समानता का अधिकार होना चाहिए, वे परिवार और समाज की रीढ़ हैं और उनकी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती हैं। पंडित नेहरू का कथन देख लीजिए कि महिलाओं का सही मार्गदर्शन और शिक्षा समाज के विकास की कुंजी है, वे न केवल घर की सीमाओं तक सीमित नहीं है, वे एक बेहतर समाज की नींव रखती हैं। तो इस तरीके के जो वक्तव्य हैं वो आप अपने निबंध में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मॉडल निबंध देख लेते हैं ताकि आपको यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अब देखिए, इसको मैं स्टार्ट करता हूं और ये जो निबंध है वो एक वक्तव्य से स्टार्ट किया गया है जो कि है ग्रे ओल्डमैन का, और वक्तव्य है कि साधारणता मैंने देखा है कि महिलाएं आध्यात्मिक, भावात्मक और प्रायः शारीरिक रूप से पुरुषों से ज्यादा मजबूत होती हैं। अब उपरोक्त कथन भले ही इस तथ्य की पुष्टि कर रहा हो कि एक स्त्री अनेक अवसरों पर एक पुरुष से कहीं अधिक दृढ़ता और जीवटता का परिचय देती है, किंतु यथार्थ में इसकी स्वीकारोक्ति के संदर्भ में कहानी बिल्कुल अलग है। अब इसी को काउंटर किया जा रहा है जो ये कथन ऊपर दिया गया है, क्योंकि समाज में सच में महिलाओं के सामने पुरुषों के अपेक्षा बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर हम लोग टॉपिक का परिचय लिखेंगे कि एक स्त्री को एक तो प्रकृति ने कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां और पीड़ाएं भोगने के अनुकूल बनाया है, दूसरा समाज ने भी उसे उसके ऊपर तमाम रूढ़ियों, परंपराओं और रिवाजों की जिम्मेदारियां दे दी हैं। अब आप समझेंगे कि किस तरीके से महिलाओं के पास ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, शारीरिक रूप से भी उसे कई प्रकार की पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पीड़ाएं होती हैं, बाद बाकी उनके ऊपर सामाजिक बंधन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक स्त्री को प्रकृति और पुरुषवादी समाज की एक तरह से दोहरी मार झेलनी पड़ती है, जिसका सामना कभी एक पुरुष को नहीं करना पड़ता। हमारे समाज, विशेषकर भारतीय समाज में एक कहावत है कि एक स्त्री इस पृथ्वी पर दो बार जन्म एक स्त्री का इस पृथ्वी पर दो बार जन्म होता है। एक जन्म वह होता है जो प्रकृति उसे देती है और दूसरा जन्म वह होता है जब वह ब्याह करके अपने पति के घर जाती है। तो यहाँ भी दोहरी बातें आ गई। जन्म से लेकर विवाह पूर्व तक वह कुछ हद तक खुले वातावरण में स्वतंत्र रूप से श्वास ले सकती है। उसे कदम कदम पर तमाम रीति रिवाजों और आडंबरों का निर्वहन नहीं करना पड़ता है, किंतु विवाह के बाद उसे कदम कदम पर इन्हीं रिवाजों और आडंबरों को लेकर चलना होता है। देखिए किस तरीके से दोहरे व्यक्तित्व की बात हो रही है। एक बात की जा रही है शादी से पहले के जीवन की और फिर शादी से बाद के जीवन की, किंतु विवाह के बाद उसे कदम कदम पर इन्हीं रिवाजों और आडंबरों को साथ लेकर चलना होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि वह आडंबर ही ओढ़ती है, आडंबर ही बिछाती है और रोज सुबह आडंबर की ओट में ही उसे जगना पड़ता है। अब देखिए, हालांकि उसे विवाह से पूर्व भी कुछ कम रीति रिवाजों और आडंबरों का बोझ नहीं ढोना पड़ता है। विवाह से पूर्व भी एक स्त्री लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे उसे कदम कदम पर हमारे परिवार
और समाज द्वारा यह एहसास दिलाया जाने लगता है कि वह एक स्त्री है, वह लड़कों की तरह खुलकर खेल और हंस नहीं सकती है, वह लड़कों की तरह इधर उधर घूम नहीं सकती है, अन्यथा परिवार, समाज, जाति और काफी हद तक देश की मर्यादा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि एक स्त्री पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कोई और नहीं होते हैं बल्कि उसके अपने बंधु बांधव, पिता, पितामह और रिश्तेदार होते हैं। विवाह पूर्व से जब एक स्त्री इन तमाम मान मर्यादाओं का रक्षण करते हुए ब्याह कर अपने पति के घर पहुंचती है, तो अब उसके पास दो घरों के मान मर्यादाओं को संभालने की जिम्मेदारी आन पड़ती है। अब उसे अपने घर से कहीं अधिक अपने पति के घर की मान मर्यादाओं को निभाने और संभालने की जिम्मेदारी होती है। तो अब यहाँ पर पूरी तरीके से बात की जा रही है कि कैसे एक लड़की का जो जीवन होता है वो शादी से पहले कैसा होता है और शादी के बाद कैसा होता है। शादी भी हो जाती है तब भी उसे अपने पिता के घर की भी चिंता है, उनके घर के भी मान मर्यादाओं की चिंता है, और उस चिंता से ज़्यादा जहाँ पर वो ब्याह करके लाई गई है उस घर की चिंता ज़्यादा है। ठीक है, तो किस तरीके से वो दोहरे व्यक्तित्व में बटी चली जा रही है, यही चीज़ यहाँ पर आप लोगों को देखनी है। अब आगे देखो, एक प्रकार प्राचीन समय से ही हमने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जो एक स्त्री को दुखंडी व्यक्तित्व का बनाकर रखता है। एक व्यक्तित्व है जो विवाह से पूर्व होता है और दूसरा वह है जो उसे विवाह के बाद निभाना होता है। अब देखिए यहाँ पर आयाम बदल रहा है, पहले शादी के संदर्भ में बात की जा रही थी, अब देखो आगे क्या है। इसी तरह सार्वजनिक और आर्थिक जीवन में भी उसे दोहरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। यदि कोई स्त्री अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में स्वयं को शिक्षित और सशक्त करने की कोशिश करे तो भी चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे पहली चुनौती तो है घर से बाहर कदम निकालने की ही होती है, और यदि तमाम प्रयासों के बाद कदम बाहर निकल भी गए तो भी उसे परिवार और घर की जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं मिल पाती है, बल्कि उसे परिवार और घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ ही अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करनी होती है। अब देखो यहाँ पर फिर से इस बात को बताया जा रहा है कि अगर एक स्त्री शिक्षा भी लेना चाहे तो वहाँ पर भी उसे बहुत तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि शिक्षा भी लेनी है और घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाएगा, घर से बाहर भी निकल गए तो घर की चिंता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक स्त्री का जो व्यक्तित्व है वो हमेशा दोहरे खंडों में बटा हुआ मिलता है। किसी तरह शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद जब वह सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करती है तथा अपनी आत्मनिर्भरता को मूर्त रूप देती है, तब भी उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि उसके अनुरूप ही उसे अपने आप को ढालना पड़ता है। पढ़ लिखकर एक महिला की जॉब भी लग गई तब भी क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि उसे घर परिवार की जो जिम्मेदारी है उससे मुक्ति मिल जाएगी या फिर जो सामाजिक बंधन होते हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि सामाजिक बंधनों के साथ में, घर बार की जिम्मेदारी के साथ में ही उसे अपनी जो नौकरी है, जो जॉब है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार जीवन के प्रत्येक स्तर और क्षेत्र में एक स्त्री को दुखंडी व्यक्तित्व का ही परिचय देना पड़ता है, वह उससे कभी मुक्त नहीं हो पाती। हालांकि इन तमाम चुनौतियों और जिम्मेदारियों के बावजूद हमारे देश और समाज में अनेक ऐसी विदुषी और प्रतिभाशाली महिलाएं हुई हैं जिन्होंने इस दोहरे व्यक्तित्व का परिचय देते हुए भी अपने देश और समाज के कल्याण में अपना अमूल्य योगदान दिया है तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि विस्तार के बाद हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण बनाते हुए अपना ये जरूर बताएंगे कि कितना भी दुखंडी व्यक्तित्व रहा हो तब भी हमारे देश और हमारे समाज में ऐसी बहुत सी महिलाएं समाज में ऊपर उठकर आई हैं जिन्होंने इसी चैलेंजेस के साथ में अपने आप को
समाज में बहुत ऊपर पहुंचाया है और वो दूसरी महिलाओं के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हैं। आगे देखिए, यदि हम सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो ऐसी स्त्रियों का परिचय हमें प्रत्येक क्षेत्र से जानने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो बात आ गई उदाहरण की। निबंध में हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि आप कोई भी बात लिखते हैं तो उसकी पुष्टि के लिए उदाहरण जरूर होने चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी निबंध, मैं इससे हटके अगर मैं बात करूं, जैसे आप कह देते हैं कि भारत एक गरीब देश है या भारत में इतनी बेरोजगारी है, तो ये सिर्फ कथन लिखने से नहीं आपका निबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। इस कथन को लिखने के बाद आपको तुरंत वहां पर 3-4 ऐसी प्रमाणिक संस्थाओं के आंकड़े देने पड़ेंगे जो काफी मान्य होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी है कि हमने एक तरफ तो बता दिया कि भाई बहुत सी महिलाएं इस तरीके के चैलेंजेस के साथ समाज में आगे बढ़ी हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हैं। तो अब देख तो लें आखिर वो कौन कौन सी महिलाएं हैं। तो यदि हम सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो ऐसी स्त्रियों का परिचय हमें प्रत्येक क्षेत्र से जानने को मिल जाएगा, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की सुषमा स्वराज, देखिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए जा रहे हो, निर्मला सीतारमण, मीरा कुमार, सुश्री मायावती हो, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की सावित्री जिंदल, ये बिजनेसमैन है, ये सारे लोग थे अपने पॉलिटिशियन, ये हो गई बिजनेसमैन, सावित्री जिंदल, अनुराधा भट्टाचार्य, नीता अंबानी। इसी तरह शैक्षिक क्षेत्र में भी अनेक महिलाओं ने प्राचीन काल से ही अपनी अलग पहचान बनाई है। प्राचीन काल में जहां अपाला, घोषा, लोपामुद्रा आदि विदुषी महिलाओं के नाम अक्सर उल्लिखित होते हैं, तो वहीं मध्य और आधुनिक काल में भी सावित्रीबाई फूले, सरोजनी नायडू आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक है, इसी तरह खेल और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अब यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं जहां पर कि महिलाओं ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बात कर दी गई खेल और अंतरिक्ष क्षेत्र की, जैसे सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, अंतरिक्ष में कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स आदि ने अपना नाम रोशन किया है। इस तरह यद्यपि अब हम लोग देखो बताएंगे कि इस तरह यद्यपि नारी को दुखंडी व्यक्तित्व में बांटकर रख दिया गया है, फिर भी वह प्राचीन समय से ही किसी पुरुष से अधिक जीवटता का परिचय देते हुए इन सब का निर्वहन कर रही है। तभी तो कहा गया है, अब यहाँ पर एक उद्धरण दिया जा रहा है कि कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग बात कर देंगे निष्कर्ष की। ठीक है, अब निष्कर्ष में देखो, निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि एक स्त्री जिसे प्राचीन समय से ही कमजोर और दोयम दर्जे का समझा जा रहा है, उसके प्रति अब नजरिया बदलने और उसे आगे बढ़ाने में मदद करने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसा कि निबंध लेखन सामग्री में बताया गया था। आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, ऐसे में उन्हें परिवार और समाज से समर्थन मिलना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी दोनों भूमिकाओं को सफलतापूर्वक निभा सकें। तो यही बात यहाँ पर है, हमें यह समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है कि एक स्त्री पुरुष के पीछे पीछे चलने वाली उसकी परछाई नहीं, बल्कि उसके साथ साथ चलने वाली उसकी सहगामी और सहचर है। उसका भी इस सृष्टि और समाज को चलाने में उतना ही योगदान है जितना कि एक पुरुष का। यद्यपि इस दिशा में धीरे धीरे बदलाव दिख रहा है, तभी अब महिलाओं को शिक्षा, मताधिकार, आरक्षण जैसे अधिकारों की पहल की जा रही है। सार्वजनिक नौकरियों में भी महिला आरक्षण, पंचायतों में महिला आरक्षण इसके कुछ उदाहरण हैं, किंतु अभी इस दिशा में लंबे संघर्ष की आवश्यकता है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, उच्च शिक्षा आदि क्षेत्रों में भी अभी महिलाओं को उचित आरक्षण प्रदान कर सामाजिक न्याय किए जाने की आवश्यकता है। तो ये हो गया दुखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी के टॉपिक पर निबंध। तो आई होप आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बात बाकी देखो, निबंध में कोई चीज रटी नहीं जा सकती है। हो सकता है यहाँ पर इन आयामों की चर्चा की गई हो, आपके दिमाग में कुछ और क्षेत्र हो कि यहाँ पर भी नारी को दोहरे व्यक्तित्व का सामना करना पड़ता है, तो आप उन क्षेत्रों को लिख के आइए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि किन्हीं दो लोगों का निबंध बिल्कुल एक जैसा होगा, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो आपके जो विचार हैं वो अपने शब्दों में लिखिए, और क्या हो कि निबंध आपका तभी मौलिक लगेगा जब आप चीजों को अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दुखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी। और
अगले सप्ताह का जो निबंध होगा उसकी वीडियो भी आपको मिलती चली जाएगी। हर सप्ताह एक वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा, क्योंकि एक सप्ताह में आपको एक निबंध ही लिखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।